Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 3rd May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. Please join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about sedition and democracy, and the ideas discussed in this article can be utilized in paper 1, that is essay writing, and it is also important from paper 3 governance point of view. सो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया है. दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट सेडिशन, जिसको हिंदी में राजद्रोह भी कहते हैं. And this article tries to explain the importance of clear distinction between genuine criticism of the government, its policies and sedition. हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में क्रिटिसिज्म और सेडिशन के बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन लाना चाहिए, यही बताया गया इस आर्टिकल में. हर एक सरकार के क्रिटिसिज्म को सेडिशन यानी कि राजद्रोह मानने से हमारे देश में डेमोक्रेसी को खतरा है. एंड देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन सेडिशन एंड क्रिटिसिज्म. कब हम सरकार को क्रिटिसाइज़ करते करते राजद्रोह कर बैठते हैं उसका हमें खुद ही नहीं पता चलता, और वैसे हालात में डेमोक्रेसी को सस्टेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और हमें इस डिस्टिंक्शन को सेडिशन और क्रिटिसिज्म के बीच का जो डिफरेंस है इसको क्लियर कट डिमार्केट करने की ज़रूरत है इफ़ वी वांट टू सस्टेन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. इसी आइडियाज़ को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखो, सेडिशन की जरा सा हिस्ट्री समझते हैं. राजद्रोह एक कानून है और इस कानून का पूरे दुनिया भर में बैकग्राउंड समझते हैं. सो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें देन वी विल रियलाइज दैट सेडिशन इज ए ब्रिटिश ओरिजिन लॉ. इसको 17th सेंचुरी में ब्रिटिश सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे सरकार के खिलाफ या वहाँ के जो किंग मोनार्क के खिलाफ किसी भी ओपिनियन को राजद्रोह माना जाता था, सेडिशन माना जाता था, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी. और इंडिया में ब्रिटिश रूल था, और इस कारण से 1870 में इसी तरह का एक लॉ इंडिया के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया अंडर आईपीसी सेक्शन 124A, जहाँ पे सेडिशन एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया. राजद्रोह, सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का निगेटिव एक्टिविटी एक तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी बना दिया गया. और इस सेडिशन लॉ का काफ़ी इनग्लोरियस बैकग्राउंड रहा है इन ब्रिटिश एरा. उसका काफ़ी मिसयूज होता रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा इन ऑर्डर टू सप्रेस नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. उसके कुछ बेसिक इवेंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए फॉर आंसर राइटिंग. उनको ज़रा देखते हैं, जहाँ पे कैसे ब्रिटिशर्स ने सेडिशन लॉ अंडर सेक्शन 124A का मिसयूज किया है अगेंस्ट इंडियन नेशनल्स. सबसे पहला इसका एप्लीकेशन था इन 1897, जब बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया था और उनको 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट. बाल गंगाधर तिलक जी ने बस अपने अखबार केसरी में सरकार को क्रिटिसाइज़ किया था बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू हैंडल प्लेग. आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस टाइम में प्लेग फैला था इन वेस्टर्न इंडिया. उसी टाइम में फिर एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट भी लाया गया था, और जिस तरह से ब्रिटिश सरकार इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही थी, काफ़ी एट्रोसियस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही थी. इस कारण से बाल गंगाधर तिलक जी ने ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज़ किया. जैसे हाल फिलहाल में भी आप देखते होंगे कि कई सारे लॉरेट्स या इंटेलेक्चुअल सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जिस तरह से सरकार अभी का लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर रही है उससे गरीब लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है. इसी तरह का एक क्रिटिसिज्म बाल गंगाधर तिलक जी ने भी किया था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन हिज न्यूज़पेपर केसरी. लेकिन इस कारण से उनके अगेंस्ट सेक्शन 124A लगा दिया गया, राजद्रोह लगा दिया गया उनके खिलाफ, और उनको 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया. इसी तरह का एक सेडिशन एक्ट इस्तेमाल किया गया इन 1919, जब जलियांवाला बाग के अंदर लोग 13 अप्रैल 1919 को लोग पीसफुली इकट्ठा हुए और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, और पंजाब के कुछ लोकल लीडर सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के अगेंस्ट और सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली इन जलियांवाला बाग.
और वहाँ पे जनरल डायर आते हैं और उनको ये प्रोटेस्ट लगता है एक तरह का सेडिशन, एक तरह का राजद्रोह, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट जबकि पीसफुली कर रहे थे। तो इसको राजद्रोह मानते हुए उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग के ऑर्डर्स दे दिए और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और ब्रिटिशर्स ने इनको जस्टिफाई भी किया। आपको पता होगा कि जनरल डायर को बाद में व्हेन ही वेंट बैक टू ब्रिटेन उनको रिवॉर्ड भी दिया गया था फॉर हिज एक्शन इन जलियांवाला बाग, बिकॉज हिज एक्शन वाज सीन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ and that law was Sedition Act under section 124A। वैसे ही महात्मा गांधी को 1922 में जस्ट आफ्टर ही विड्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके खिलाफ भी सेडिशन यानी कि राजद्रोह का चार्ज लगाया गया अंडर सेक्शन 124A बिकॉज ऑफ हिज आर्टिकल दैट ही हैड रिटन इन न्यूज़पेपर यंग इंडिया, और उनको 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। और एक तरह से यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है जब महात्मा गांधी के खिलाफ ट्रायल चल रहा था इन कोर्ट इन 1922, और उनके खिलाफ जब जज ने बताया कि आपके खिलाफ सेक्शन 124A यानी कि राजद्रोह लगाया गया है, तब महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था। और इस स्टेटमेंट को आप एज इट इज़ याद करके अगर एसे में लिख पाएंगे देन दैट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स। उन्होंने कहा था दैट सेडिशन लॉ अंडर सेक्शन 124A is prince of all political sections of Indian Penal Code designed to suppress civil liberties। महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज ट्रायल। तो उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार तो वैसे यहाँ पे इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही है और उन्होंने जितने भी तमाम कानून बनाए हैं ज़्यादातर कानून इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमारी बेसिक सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस करने के लिए। लेकिन उसमें भी ये जो सेक्शन 124A है सेडिशन लॉ, ये उन सारे एट्रोसियस लॉ के अंदर भी ये प्रिंस है सबका, ये सबसे ज़्यादा एट्रोसियस है, ऐसा कहना था महात्मा गांधी का। तो कभी भी सेक्शन 124A पे सवाल आए तो अगर आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स। अब जरा सा देखते हैं सेडिशन लॉ एंड डेमोक्रेसी, हाउ सेडिशन लॉ इज़ अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो देखो, जैसा कि हमने ब्रिटिश एरा में भी देखा है सेडिशन लॉ का कैसे मिसयूज होता रहा है, मिस यूटिलाइजेशन होता रहा है टू क्लैंप डाउन जेन्युइन क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। और हाल फिलहाल में भी आप देखते हो कई बार ऐसा होता है कि भारत सरकार की जेन्युइन क्रिटिसिज्म को भी कुछ लोग उसको एंटी नेशनलिस्ट स्टेटमेंट की तरह मानते हैं, देशद्रोह राजद्रोह की तरह मानते हैं। उस टाइम से ये चलता रहा है। Sedition law has been used as a tool to clamp down civil liberties like freedom of speech and expression. Opposition to the government keeps the government accountable. अगर सरकार का क्रिटिसाइज नहीं किया जाए, उनके खिलाफ ऑल्टरनेटिव सजेस्ट नहीं किया जाए, तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी अकाउंटेबिलिटी मिस कर सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, जवाबदेही है लोगों के तरफ, पार्लियामेंट के तरफ, और उसके खिलाफ अगर कोई ऑपोजिशन ही ना हो तो वो अकाउंटेबिलिटी धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगती है। दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट ऑपोजिशन इज़ की टू डेमोक्रेसी। बिना ऑपोजिशन के डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकता। सिर्फ रेगुलर लेवल पे, रेगुलर पीरियड पे इलेक्शन करा देने से, पार्लियामेंट बना देने से, कॉन्स्टिट्यूशन बना देने से हम डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं कर सकते। क्रेडिबल ऑपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज की कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट और फॉर डेमोक्रेसी। कई सारे ऐसे देश हैं, फॉर एग्जांपल आप सीरिया को ही देख लीजिए, वहाँ पे बशर अल असद पिछले 20 सालों से रूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ इलेक्शन नहीं होता रहा है, इलेक्शन होता रहा है रेगुलर इंटरवल पे, लेकिन उनके जो ऑपोजिशन है उनको फोर्सफुली इतना ज़्यादा वीक कर दिया जाता है कि बशर अल असद ही अल्टीमेटली बाय डिफ़ॉल्ट जीत करके आते हैं। और एक तरह से डेमोक्रेसी वहाँ पे खाली प्रिंसिपल में रह चुका है, बट प्रैक्टिस में वो नहीं होता है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो काफ़ी वीक है, क्रेडिबल नहीं है। दैट इज़ नॉट अ प्लॉजिबल ऑल्टरनेटिव। तो डेमोक्रेसी इज सस्टेनेबल ओनली व्हेन देयर इज क्रेडिबल ऑपोजिशन, but sedition law can be misused to clamp down such opposition, and that is why misuse of sedition law ultimately leads to attack on democracy as well. सेडिशन लॉ के बारे में ज़रा सा देखते हैं, हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जब भारत आज़ाद हुआ, आपको तो ऑलरेडी पता है कितने सारे मिसयूज हुए हैं सेडिशन लॉ के ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। जब हमारा देश आज़ाद हो गया और हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने कॉन्स्टिट्यूट की इन ऑर्डर टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें भी 2 दफ़ा इस तरह के डिमांड्स उठे कि सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए अंडर आर्टिकल 19(2). आपको पता है, इट डिमांड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
तो उसके अंदर कई सारे प्रोविजंस लिखे गए हैं, लाइक फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्री, पब्लिक ऑर्डर, लॉ, मोरालिटी, डिसेंसी। उसमें यह भी डिमांड था कि सेडिशन को भी एक प्रोविज़न रखा जाना चाहिए इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a। लेकिन इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि सेडिशन के निगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी हमारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत देख चुके थे ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। तो इसके मिसयूज का डर था, इसके मिसयूज से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अटैक हो सकता था। इस कारण से सेडिशन को एज अ प्रोविज़न अंडर 19(2) नहीं रखा गया टू कर्ब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके कुछ ही दिनों बाद पार्लियामेंट के अंदर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है फॉर सेक्शन 124A, जिसको आपको याद रखना चाहिए। ही सेड सेक्शन 124A इज ऑब्जेक्शनेबल एंड ऑब्नॉक्सियस, सूनर वी गेट रिड ऑफ इट द बेटर। तो उनका भी ऐसा मानना था कि ये जो इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 124A चल रहा है ब्रिटिश एरा का, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और इसको जितना जल्दी हम दूर कर सकें, हटा सकें, उतना बेहतर है। और इसके मिसयूज होते रहे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। और इस कारण से 1962 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस किया गया। उस केस का नाम है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और इसमें सेक्शन 124A के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे सवाल उठाया गया। कहा गया कि दिस सेक्शन 124A इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्वेश्चन रेज किया गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(a दैट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, इस केस के जजमेंट में, दैट इज़ केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, कहा कि सेक्शन 124A ऑफ IPC इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये संवैधानिक है, लेकिन इसके यूज को काफ़ी लिमिटेड तरीके से हमें रखना चाहिए। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन देने की कोशिश की कि किन किन केसेस में सेक्शन 124A का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन देने की कोशिश की है फॉर सेक्शन 124A। इट सेड द एक्ट इन्वॉल्विंग टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस कैन बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 124A। तो वही सारी एक्टिविटीज़ जिसमें एक टेंडेंसी हो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की या वायलेंस इंसाइट करने की, उन्हीं सारे एक्टिविटीज़ को सेडिशन की तरह देखा जाना चाहिए और उनके खिलाफ सेक्शन 124A में कानून केस लगाना चाहिए। अब जरा सा देखते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इन सपोर्ट ऑफ सेक्शन 124A। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि सेक्शन 124A रहना चाहिए और इसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि सेक्शन 124A ऑफ IPC हैज इट्स यूटिलिटी इन कॉम्बैटिंग एंटी नेशनल सेक्शनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स। हमारे देश में कई सारे टेररिस्ट और एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे माओइस्ट मूवमेंट चल रहे हैं इन सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया, कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव हैं इन जम्मू एंड कश्मीर। और ऐसे लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ऐसे एंटी नेशनल लोगों को रोकने के लिए हमें एक इस तरह के स्ट्रिक्ट कानून की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये लोग धीरे धीरे हमारे देश को वीकेन कर देंगे, नेशनल यूनिटी को वीकेन कर देंगे। दूसरा आर्ग्यूमेंट है दैट सेक्शन 124A प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो। तो जो भी हमारी कानूनी रूप से इलेक्टेड सरकार है, जो भी हमारी सरकार है अभी सेंट्रल लेवल पे, दैट इज़ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, प्रॉपर इलेक्शन कराया गया है, वहाँ पे उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ सीट सिक्योर की है, दैट इज़ वाई दे आर देयर। और अब उसके बाद जब वो कोई एक प्रोविज़न लेकर के आते हैं, कानून लेकर के आते हैं, तो कुछ एक एलिमेंट उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अब जब सरकार मेजॉरिटी सिक्योर करके आई है लोकसभा के अंदर और उन्होंने एक प्रॉपर कानून पास किया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल इन ऑर्डर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। उन्होंने एक प्रॉपर कानून पास किया पार्लियामेंट के थ्रू बोथ हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट। अब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना इन शाहीन बाग और इस वेहमेंट तरीके से प्रोटेस्ट करना शुड बी सीन, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, शुड बी सीन एज एन एंटी नेशनल एक्टिविटी और उनके खिलाफ सेक्शन 124A दैट इज सेडिशन स्लैप करना चाहिए, इम्पोज करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आई है, लीगल तरीके से इलेक्ट होकर के आई है, उनके डिसीजन के खिलाफ ये स्टेप्स ले रहे हैं और उस सरकार को ये वीकेन करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा और गवर्नमेंट इनडिसिसिव हो जाएगी एंड दैट शुड नॉट बी अलाउड। तीसरा ये कहते हैं कि हमारे देश में कई सारे ऐसे रेबल ग्रुप हैं, जैसे कि माओइस्ट हैं,
एंड वो अलग से एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन ही चला रहे हैं, उनका अपना प्रॉपर एक आर्मी है, वो अपनी एक प्रॉपर लॉ रेगुलेशंस प्रोविजंस बनाते हैं। और ऐसे टेंडेंसीज़ को अगर रोकना है तो हमें एक स्ट्रिक्ट कानून चाहिए, और वो स्ट्रिक्ट कानून हमें सेक्शन 124A ही प्रोवाइड करता है। एंड इफ़ यू रिपील दिस, द गवर्नमेंट विल नॉट हैव एनी स्ट्रिक्ट लॉ इन ऑर्डर टू डील विथ सच इंसर्जेंट एंड टेररिस्ट ग्रुप्स। लेकिन जो सेक्शन 124A के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं, उनका कहना है कि सेक्शन 124A इज रिलिक ऑफ कॉलोनियल लेगेसी दैट इज अनसूटेड इन डेमोक्रेटिक एरा। बोल रहे ये तो कॉलोनियल टाइम में ये ब्रिटिशर्स ने एक कानून लेकर के आया था, जब इंडियन नेशनल्स को, इंडियन नेशनल एक्टिविटीज़ को, इंडियन सिविल डिमांड्स को सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। तो एक तरह का ये एट्रोसियस टूल है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग पीपल डिमांडिंग सिविल लिबर्टीज। और ये ब्रिटिश एरा का लॉ है, जिसका अभी के डेमोक्रेटिक स्टेट में जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अगर डिसेंट और क्रिटिसिज्म के खिलाफ अगर हम इतना स्ट्रिक्ट कानून का इस्तेमाल करेंगे तो डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट, ब्रिटिशर्स जिन्होंने ये कानून पूरे दुनिया भर में इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने खुद अपने देश में अब इस कानून को एबॉलिश कर दिया है एंड दे फॉलो द ट्रू डेमोक्रेसी। लेकिन हम आज तक इस कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड वी शुड डू अवे विद सच काइंड ऑफ लॉ दैट हैज़ नो रीजन इन प्रेजेंट टाइम। कुछ रिसेंट केसेस देखते हैं रिलेटेड टू सेडिशन। तो कुछ हाल फिलहाल में पिछले साल बिहार के कम से कम ऐसे 49 इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने एक ओपन लेटर लिखा अंडर साइनिंग इट, जहां पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मॉब लिंचिंग को। दे रोट एन ओपन लेटर एड्रेस्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पर उन्होंने साफ साफ क्रिटिसाइज़ किया कि जिस तरह की मॉब लिंचिंग होती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउ को, तो काउ विजिलेंट्स कभी कभार मॉब लिंचिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह की एक्टिविटी जो है ये सही नहीं है, इनको रोका जाना चाहिए। सच ओपन लेटर वॉज रिटन टू प्राइम मिनिस्टर। अब उनके खिलाफ अथॉरिटीज़ ने, पुलिस अथॉरिटीज़ ने सेडिशन लॉ फाइल कर दिया, उनके खिलाफ सेक्शन 124A का केस लगा दिया गया। So this can be seen as a misuse of section 124A. This was a proper genuine demand. उसके अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी नोन एक्टिविस्ट हैं, बिनायक सेन। ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस फॉर शोइंग सपोर्ट टू माओइस्ट आइडियोलॉजी। तो वो माओइस्ट आइडियोलॉजीज के फेवर में लिखते हैं और इस कारण से उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके खिलाफ जो केस लगाया गया दैट वाज सेक्शन 124A सेडिशन। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिनायक सेन साहब को बेल ग्रांट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सेड देयर कैन बी नो केस ऑफ सेडिशन फॉर मियरली सिंपैथाइजिंग विद अ मूवमेंट। देयर मस्ट बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपैथाइजिंग ए मूवमेंट एंड कमिटिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A। माओइज्म में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये एक तरह का मूवमेंट है जहाँ पे सम रेबल्स, कुछ जो विद्रोही हैं, दे फाइट फॉर द कॉज, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड एंड द ट्राइबल्स। और जहाँ तक ये कॉज है, जहाँ तक ये मूवमेंट है, ये अपने आप में जस्टिफाइबल है, लेकिन जो अप्रोच वो लेते हैं दैट इज़ द अप्रोच ऑफ वायलेंस, वो जस्टिफाइबल नहीं है। और इस कारण से भारत सरकार ने माओइज्म को इंडिया में बैन कर रखा है। लेकिन एज फार एज सिंपैथाइजिंग टू द ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि माओइस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको सिर्फ सिंपैथाइज करना ही एक तरह से सेडिशन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। गरीबों के लिए फाइट करना, इस कॉन्सेप्ट को ही आप माओइज्म से अगर जोड़ के देखेंगे और उसके खिलाफ आप सेडिशन एक्ट लगा देंगे, देन डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव इन आवर कंट्री। तो अंत में हमें ध्यान से एक बात समझनी चाहिए, जो भी हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन इंटेलेक्चुअल्स को या तो हम रिफॉर्मर्स कह सकते हैं या माओइस्ट कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दे प्रमोट। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी थिन है, इस बात को हमें समझना है। जो इंटेलेक्चुअल्स इस तरह की बातें करें जहाँ पे दे ट्राई टू एक्सपोज गवर्नमेंट, जहाँ पे वो सरकार के खिलाफ भरपूर भले क्रिटिसाइज करें सरकार को, भले वो सरकार के खिलाफ मैंडेट जनरेट करने की कोशिश करें कि सरकार में ये गलतियाँ हैं, फिर भी हम उनको
देशद्रोह नहीं कह सकते, राजद्रोही नहीं कह सकते। दे माइट सजेस्ट ऑल्टरनेटिव कि इस तरह के सिस्टम से तो बेहतर है कि हमें दूसरा इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। स्टिल वी कैन नॉट से दैट दीज पीपल आर सेडिशनिस्ट और रेबल, क्योंकि दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज़ नोन एज रिफॉर्मिस्ट अप्रोच, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल इज कंसर्न टुवर्ड्स रिफॉर्मिंग द सिस्टम, मेकिंग इट बेटर। उनको हम माओइस्ट, इंसर्जेंट, सेक्सेशनिस्ट तभी कह सकते हैं इफ़ दे मेक एन अटेम्प्ट टू इंसाइट वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड कंट्री। तो इस बात के बीच का डिफरेंस हमें अच्छे से समझना चाहिए। हर बात जो हम सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं वो देशद्रोह या राजद्रोह नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वी ट्राई टू इंसाइट वायलेंस। जब तक हम सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वी शुड बी नोन एज रिफॉर्मिस्ट, वी आर लुकिंग फॉर अ बेटर सिस्टम, अ बेटर अप्रोच। सो दिस थिन लाइन हैज़ टू बी वेल डिफाइंड, ताकि हमारे देश में डेमोक्रेसी वाइब्रेंट बनी रहे, जिंदा बनी रहे। अगर ये थिन लाइन ब्लर होता जाएगा तो हर एक इंटेलेक्चुअल को माओइस्ट लेवल कर दिया जाएगा और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। सरकार के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म बचेगा नहीं, कोई ओपोनेंट बचेगा नहीं, और धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी है वो डाउनग्रेड हो जाएगी हमारे देश में। अब इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ सेक्शन 124A इन डेमोक्रेटिक इंडिया। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देना। इंट्रोड्यूस्ड इन 1870 अंडर सेक्शन 124A बाय ब्रिटिश लॉ, उसके थोड़े से एप्लीकेशंस बता देना, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट लिख देना, और फिर उसका प्रोज एंड कॉन, जो सपोर्टर्स हैं वो क्या व्यू पॉइंट रखते हैं और जो उनके प्रोपोनेंट्स हैं, ओपोनेंट्स हैं, वो क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, वो दोनों पॉइंट आप बता देना। कंक्लूजन आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए। देखो, सेक्शन 124A की ज़रूरत है हमारे देश में। इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स कई सारे हमारे देश में जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण से दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और उनके खिलाफ सेक्शन 124A का मिसयूज होता है। तो सेक्शन 124A का मिसयूज हमें रोकना है, उसको पूरी तरह से अबैंडन नहीं करना है। इसलिए हमारा कंक्लूजन कुछ इस तरह का होना चाहिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेसी। इफ द कंट्री is not open to positive criticism, there would be no difference between pre and post independence eras, but it is essential to protect national integrity also, and there is a need of more objective definition of cases when 124A can be applied। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक कह रखा है इन केदारनाथ केस कि whenever there is an attempt to disturb law and order and whenever there is an attempt to incite violence, then only section 124A can be applied। लेकिन अभी भी ये डेफिनेशन पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंक्रीट नहीं है। आप किस स्टेटमेंट को बोलेंगे कि दिस इज एन अटेम्प्ट टू इंसाइट वायलेंस, दैट डिपेंड्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज़। और बहुत बार जैसे कि आप देख सकते हैं, उस 49 लोगों ने खाली मॉब लिंचिंग को क्रिटिसाइज़ किया और पुलिस ने इसको सेक्शन 124A अप्लाई करने के लिए सुटेबल समझा, बिकॉज दे फेल्ट लाइक दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर। तो हमें और बेहतर और कंक्रीट और ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन की ज़रूरत है ताकि इस प्रोविज़न का मिसयूज ना हो सके। The next article is taken from international segment. It is regarding Kulbhushan Jadhav case. Back channel used to urge Pakistan to release Jadhav. Salve. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially the subtopic India and its neighborhood relations. So Kulbhushan Yadav कौन है, इनके बारे में ज़रा समझते हैं। ही इज़ आर इंडियन नेशनल, एक भारतीय हैं, एंड ही वॉज अरेस्टेड एंड जेल्ड बाय पाकिस्तान अथॉरिटीज़ इन 2016। तो ये पाकिस्तानी जेल में अभी मौजूदा टाइम में हैं। और दोनों कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान के नैरेटिव्स, उनकी अपनी स्टोरी अबाउट कुलभूषण यादव थोड़ी अलग है। इंडिया का ऐसा मानना है, इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है दैट कुलभूषण यादव इज़ एन एक्स नेवी ऑफिसर। ही वॉज अ नेवी ऑफिसर बट ही इज़ नो लॉन्गर अ नेवी ऑफिसर, ही इज़ नाउ अ बिजनेसमैन। वो अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं और वो चाबहार में थे। ईरान के अंदर एक पोर्ट एरिया है चाबहार, वहाँ पे थे फॉर हिज प्रॉपर बिजनेस इंटरेस्ट। वो वहाँ पे गए थे 2016 में अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, जहाँ पे पाकिस्तान ने उनको इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया है। तो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने उनको चाबहार एरिया से इलीगल तरीके से अरेस्ट किया और उन पर अब ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रही है कि वो इंडिया की तरफ से स्पाई थे एंड वाज स्पाइंग इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये गलत इल्ज़ाम पाकिस्तान इनके ऊपर लगा रहा है, ऐसा इंडिया का स्टेटमेंट है। पाकिस्तान के स्टेटमेंट जाहिर सी बात है बिल्कुल अपोजिट है। पाकिस्तान का कहना है कि ही वॉज नॉट एक्स नेवी ऑफिसर, ही इज़ प्रेजेंट
प्रेजेंटली नेवी ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड एक्टिंग एज ए स्पाई फॉर इंडिया, और वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में ही स्पाइंग एक्टिविटी करते हुए, जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं बाई पाकिस्तान अथॉरिटीज़। तो ये अलग अलग नैरेटिव्स हैं ऑफ बोथ कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग कुलभूषण यादव। ऑफ कोर्स जो इंडिया का स्टेटमेंट है वो हमारे लिए ट्रू है और हम एग्जाम में यही स्टेटमेंट लिखेंगे रिगार्डिंग कुलभूषण यादव। अब कुलभूषण यादव, जैसा कि मैंने कहा, वाज अरेस्टेड इन 2016 और उनको 2017 में पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। और उनका जो भी ट्रायल चला पाकिस्तान के कोर्ट के अंदर, उसमें कुलभूषण यादव को कोई भी कानूनी सजेशन नहीं दिया गया, कोई भी कानूनी सपोर्ट नहीं दिया गया और इंडिया के तरफ से भी कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया। कॉन्सुलर एक्सेस मतलब कॉन्सुल लेवल के ऑफिसर्स होते हैं इंडियन एम्बेसी के अंदर, और वो कॉन्सुल लेवल के ऑफिसर्स को मिलने नहीं दिया गया कुलभूषण यादव से। सो कॉन्सुलर एक्सेस टू कुलभूषण यादव वाज डिनाइड बाय पाकिस्तान। सो कॉन्सुलर एक्सेस के बारे में ज़रा समझते हैं। गिविंग एक्सेस टू डिप्लोमेट्स टू एन अरेस्टेड पर्सन इन अ फॉरेन टेरिटरी इज नोन एज कॉन्सुलर एक्सेस। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं उनको कॉन्सुल्स कहते हैं और उनको एक्सेस दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस रूल 1963। तो ये एक इंटरनेशनल लॉ है जिसका वो दोनों कंट्री इंडिया और पाकिस्तान सिग्नेटरी है, और इसके हिसाब से इफ़ एन इंडियन नेशनल, जो इस केस में कुलभूषण यादव हैं, वो अगर पाकिस्तान जेल के अंदर हैं, उनको पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है, तो इंडियन ऑफिसर्स, इंडियन कॉन्सुल ऑफिसर शुड बी अलाउड टू मीट कुलभूषण यादव, और उनके लीगल साइड को प्रेजेंट करने के लिए इंडियन ऑफिसर शुड बी अलाउड, इंडियन लॉयर शुड बी अलाउड टू प्रेजेंट द लीगल साइड ऑफ कुलभूषण यादव इन पाकिस्तान कोर्ट। लेकिन पाकिस्तान ने ये अलाउ नहीं किया कुलभूषण यादव को, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड, इंडिया ने क्लेम किया दैट पाकिस्तान हैज़ वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ, दैट इज़ वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस रूल 1963। और इंडिया ने इसके खिलाफ फिर पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कंप्लेन कर दिया। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो सारे कंप्लेन किए जाते हैं जहाँ पे कोई एक कंट्री किसी भी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता हुआ पाया गया हो। तो इस केस में वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस 1963 को वायलेट किया है पाकिस्तान ने, और इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया, केस कर दिया इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट आया 2019 में, जहां पे आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान शुड अलाउ कॉन्सुलर एक्सेस टू कुलभूषण यादव। पहली बात, इंडिया के जो कॉन्सुल ऑफिसर्स हैं दे शुड बी अलाउड टू मीट कुलभूषण यादव और उनके लीगल साइड को प्रेजेंट करने चाहिए। सेकंड, आईसीजे ऑल्सो डायरेक्टेड पाकिस्तान टू गिव फेयर ट्रायल टू कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव को अपना साइड रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कोई इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, ऐसा आईसीजे ने कहा है। अब देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है। तो अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है, ये जो प्रेजेंट आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नसीर खान जंजुआ को रिक्वेस्ट किया है कि कुलभूषण यादव को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, बट इट अपीयर्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रिलीज़ कर दे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये ईगो इशू बन चुका है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। The next article is taken from Assam segment. It is regarding death of pigs in Assam. इससे रिलेटेड आर्टिकल कल भी हमने कवर किया था, जहां हमने देखा था कि कई सारे thousands of pigs in Assam are dying all of sudden, जहाँ पे हमने देखा था कि शायद से ये पिग्स आर डाइंग आइदर बिकॉज ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर और क्लासिकल स्वाइन फीवर। ये कल मैंने आपको बताया था, लेकिन कल ये क्लियर नहीं था कि वेदर दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ क्लासिकल स्वाइन फीवर और अफ्रीकन स्वाइन फीवर। लेकिन आज इस न्यूज़ आर्टिकल में अब क्लैरिटी आ गई है, बिकॉज ऑफ टेस्ट कंडक्टेड बाई एन इंस्टीट्यूट अंडर ICMR। उस इंस्टीट्यूट का नाम है, भोपाल का ये इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज। इट इज़ अ भोपाल बेस्ड इंस्टीट्यूट दैट वर्क्स अंडर ICMR। और उसने क्लैरिफाई किया है कि ये जो पिग्स के डेथ हो रही है ना असम, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर इस कारण से आने वाले APSC एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में ज़रा सा कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाई डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस इन एस्फरविराइड
फैमिली, ये नाम आप याद रखेंगे। दूसरा आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है अबाउट अफ्रीकन स्वाइन फीवर, दैट इट इज़ नॉट अ जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ वो होते हैं दोज डिजीज़ दैट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स। जैसे इस केस में कोरोना वायरस को कहा जा रहा है कि एक जूनोटिक डिजीज़ है, इट गॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमन बींग्स, सो इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज़। लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज़ नॉट नोन एज जूनोटिक डिजीज़, मतलब ये पिग से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाला नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि देयर इज़ नो वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट अफ्रीकन स्वाइन फीवर सो फार। सो आने वाले एग्जाम के लिए इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर अपकमिंग APSC प्रीलिम्स। रिसेंटली देयर वाज मास डेथ अमंगस्ट पिग्स इन असम, इट वाज ड्यू टू, योर ऑप्शन माइट बी क्लासिकल स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, पोर्साइन पैरोवायरस और मैस्टिटिस। तो इस तरह के चार इस तरह के ज़्यादातर डिजीज़ होते हैं पिग्स के अंदर दैट लीड्स टू डेथ इन पिग्स। तो इस बार जो बीमारी फैली ऑफ कोर्स दैट इज़ अफ्रीकन स्वाइन फीवर, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज़ क्वेरी सेक्शन, ये हमने न्यूली इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे वी हैव नाउ आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रेज देयर डाउट्स थ्रू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आपके डाउट्स हम लोग यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। आई रिक्वेस्टेड यू टू आस्क ओनली कॉन्सेप्चुअल डाउट्स, जहाँ पे आप खुद ना समझ पा रहे हो। तो एक क्वेरी आया था टू एक्सप्लेन अबाउट कॉमकन, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो इसको ज़रा सा ब्रीफली समझते हैं। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद इन 1945 आपको पता है तुरंत दुनिया एक अलग फेज में चली गई जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर सस्टेन फ्रॉम 1947 टू 1991, और कोल्ड वॉर में पूरी दुनिया लगभग 2 ब्लॉक में डिवाइड हो गई थी, पोलराइज हो गई थी। एक था यूएस ब्लॉक जिसमें मेनली जो कंट्री थे यूएस, कनाडा और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, और दूसरा ब्लॉक था यूएसएसआर ब्लॉक। इसमें ईस्ट यूरोपियन कंट्री और रसिया था, और स्टार्टिंग में चाइना भी था। और यूएसएसआर ब्लॉक का पर्पस था कम्युनिज्म को स्प्रेड करना, यूएस ब्लॉक का पर्पस था कैपिटलिज्म को स्प्रेड करना। और कैपिटलिज्म को स्प्रेड करने के लिए यूएसए ने एक इकोनॉमिक प्लान चलाया जिसका नाम था मार्शल प्लान। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन कंट्रीज, खासकर ये वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज तो पूरी तरह से डिवास्टेट हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। तो यूएस ने एक प्लान चलाया जिसका नाम था मार्शल प्लान, जिसके हिसाब से यूएस वाज टू गिव फंड टू दीज वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज इन ऑर्डर टू रिवाइव देयर इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यूएस ने एक इकोनॉमिक प्लान चलाया जिसमें फंड वाज टू बी गिवन टू दीज कंट्रीज फॉर देयर रिवाइवल। तो यूएसएसआर को नेचुरली ऐसा लगा कि इस तरह के फंड से तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री धीरे धीरे यूएस ब्लॉक को ज्वाइन करने लगेंगे। तो इसको रोकने के लिए यूएसएसआर ने अपना एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम दिया गया काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, कॉमकॉन जिसको शॉर्ट में कहते हैं। सो इट वाज टू काउंटर मार्शल प्लान by USSR bloc, and it was its own economic recovery program known as COMCON, और ये चलता रहा from 1949 to 1991। of course 1991 के बाद तो ये चलेगा नहीं because USSR itself was disintegrated and Cold War came to an end in 1991। लेकिन आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि COMCON was a rival economic plan brought by USSR against Marshall Plan of US bloc। दूसरा जो क्वेरी आया था दैट वाज अबाउट लमसम टैक्स, कि सर आप बताओ ये लमसम टैक्स क्या होता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मान लो कोई एक कंपनी ए है, उसने किसी एक पर्टिकुलर ईयर 2018 में 100 आइटम्स बनाए, तो उसको उस 100 आइटम्स पे टैक्स भरना होगा। उसने 2019 में 120 आइटम्स बनाए तो उसको 120 आइटम्स पे टैक्स भरना होगा। 2020 में उसने मान लो 110 आइटम्स बनाए तो उसको 110 आइटम्स पे टैक्स भरना होगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, कि आपने जितने गुड्स बनाए आपने उस प्रोपोर्शन में अपने टैक्स दे दिया। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। लेकिन कई बार इसका ऑल्टरनेटिव मॉडल भी ला दिया जाता है। मान लो कि कोई एक कंपनी है जो हर साल, किसी एक साल 2017 में उसने 100 आइटम बनाए, 2018 में उसने 120 बनाए, 2019 में उसने 110 बनाए। तो मोर और लेस गवर्नमेंट एजेंसीज को एक बात पता चल गई कि इस कंपनी का ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन रहता है अबाउट 110।
तो अब ये गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करेंगी कि वो हर साल काउंटिंग नहीं करेंगी कि इसने कितना प्रोडक्ट बनाया, वो एक एवरेज आइटम फिक्स कर देंगी कि इसका एवरेज प्रोडक्शन इतना है और उस प्रोडक्शन पे इसका इतना टैक्स बनता है और हर साल आप इतना टैक्स पे कर दो, ऐसा कहा जाएगा उस कंपनी ए को। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हर साल जाकर के काउंट नहीं करना होगा कि इस कंपनी ने कितने प्रोडक्ट बनाए और इसका कितना टैक्स बनता है। उसका एक लमसम प्रोडक्शन वॉल्यूम देख लिया जाएगा कि इसका लमसम प्रोडक्शन वॉल्यूम इतना रहता है और वो लमसम वॉल्यूम पता किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन द पास्ट 3-4 ईयर्स एवरेज, और वो लमसम वॉल्यूम पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम फिक्स कर दिया जाता है और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे टैक्स अमाउंट बना दिया जाता है और उस कंपनी को कहा जाता है कि आप हर साल ये टैक्स पे करो, और उसको कहते हैं लमसम टैक्स। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड लमसम टैक्स। प्रोपोर्शनल में हर साल काउंटिंग होगी एंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ योर प्रोडक्शन आप पे टैक्स लगा जाएगा, जबकि लमसम में आपका एवरेज वॉल्यूम निकाल लिया जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है, हर साल आपकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we'll cover topic number 261 to 265. Topic number 261 is Tiger Triumph. Tiger Triumph is the Made in India USA Joint Tri-Service Humanitarian Assistance and Disaster Relief exercise. The exercise is aimed to develop interoperability of conducting humanitarian assistance and disaster relief. 2019 exercise is conducted off Visakhapatnam and Kakinada coast in Andhra Pradesh. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 262 is about STREAM project. STREAM is first large-scale multi-country clinical trial to examine shortened regimen for multi-drug resistant tuberculosis. It is also the first phase third trial to test the efficacy and safety of bedaquiline, a new drug with a novel mechanism of action within a shortened treatment regime. सरल शब्दों में स्ट्रीम प्रोजेक्ट लाया गया है ताकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को टाइम फ्रेम बैनर में ख़त्म किया जा सके विथ हेल्प ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग बेडाक्विलीन. Topic number 263 is about places in news. Qasem Island is in Iran, under Iran. Bakhora is under Jordan and Natanz is again under Iran. और ये प्लेसेस इस साल न्यूज़ में थे, सो प्लीज़ रिमेंबर दीज प्लेसेस. ऑल्सो टेक योर एटलस एंड मार्क दीज प्लेसेस इन द सेम. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. टॉपिक नंबर 264 इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल केस. ये केस इसी साल आया है 2019 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए. The court found that Chief Justice Office is a public authority within the meaning of Right to Information Act as it performs numerous administrative functions in addition to adjudicatory role. सरल शब्दों में इस सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी पब्लिक अथॉरिटी की तरह गिना जाएगा फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इस ऑफिस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा. Access to information is it held was therefore regulated by the act. The court emphasized that the information pertaining to the submitted declaration and their contents constitute information within the meaning of section 2F of the act. Please attempt this question that is based on this topic. टॉपिक नंबर 265 इज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट में स्टेटमेंट यूज़ किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया इस साल, इसलिए इस साल फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रेफर्स टू कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट डिस्क्रिशनरी पावर और इज साइलेंट. तो जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं है वहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. प्लीज नोट दैट द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज़ वेरियस डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द वेरियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज़ वेरी ब्रॉड टर्म. द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. This is the answer of question number 256 to 260 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, that is question number 261 to 265, can be attempted by students and you can submit your answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.